नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, साइंस के कंपाइलेशन की हमारी सीरीज चल रही थी और इसमें हम इस समय केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को देख रहे थे और कार्बन का अध्ययन कर लेते हैं। कार्बन एक प्रमुख तत्व है और संयुक्त तथा मुक्त दोनों ही अवस्थाओं में ये पाया जाता है। मुक्त अवस्था में अगर हम देखें तो कोयला, डायमंड माने हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन इन सब के रूप में पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में ये कार्बोनेट के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स जो है उनके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, मतलब 0.03%। ये हमारे एटमॉस्फेयर का संघटक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। और वैसे देखा जाए तो पूरे इकोसिस्टम में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए ये जीवन का मूल आधार या मूल स्वरूप है। कार्बन अपरूपता भी प्रदर्शित करता है। इसके बहुत सारे अपरूपों को हम देखते हैं, बहुत सारे अभी ज्ञात नहीं है। जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक भिन्न रूपों में पाया जाता है तो इनके जो भौतिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व है लेकिन उसके जो रूप हैं वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और वास्तव में रासायनिक तौर पर वो एक जैसा होता है लेकिन भौतिक रूप में वो एक जैसा नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह के जो गुण या इस तरह के जो तत्व होते हैं उनको अपरूप कहा जाता है और तत्वों का जो ये गुण है इसको अपरूपण कहा जाता है। अब कार्बन के दो अलग अपरूप हम देखते हैं, एक तो हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट है। इसके अलावा फुलेरिन की खोज बाद में हुई, कार्बन 60, और इसका फुटबॉल जैसा जो स्ट्रक्चर है, आणविक स्ट्रक्चर, उससे भी आप देखते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे अपरूप हैं कार्बन के जो कि हमें ज्ञात नहीं। अब अक्रिस्टलीय रूप से अगर देखा जाए तो कोयला, लकड़ी, चारकोल, जंतु चारकोल, लकड़ी से बनने वाला जो चारकोल है, इसके अलावा जंतु चारकोल, काजल, कोक, इन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। अब हीरे को देख लेते हैं तो शुद्ध हीरा जो है वो रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है और कठोरतम होता है, यानी सबसे कड़ा होता है और इसी कारण ये शीशे को काट देता है। और हीरे को अगर काटना हो तो हीरा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। विश्व में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है हीरा, मतलब ब्रह्मांड में ज्ञात जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे कठोर इसे माना जाता है अभी तक। और इसका गलनांक असामान्य रूप से उच्च होता है, मतलब इतनी कड़ी चीज़ है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगा वो कितना मजबूत होगा अंदर से। तो उसको तोड़ने के लिए अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब 3600 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये पिघलता है। उससे पहले ये जरा सा भी टस से मस नहीं होता। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.52 यहाँ दिया हुआ है। विद्युत और ऊष्मा दोनों का ये कुचालक होता है। अगर इससे होकर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं तो ये प्रवाहित नहीं होगी। यह सभी विलायकों में अघुलनशील होता है, चाहे आप इसे एसिड में ही क्यों न डाल दीजिए। यह कांच को काटने में और चट्टानों को छेद करने में काम आता है और बहुमूल्य जवाहरात बनाने में तो इस्तेमाल होता ही है। इसे कैरेट में नापा जाता है तो 1 कैरेट हीरा जो है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। और यह कठोर पदार्थों को पॉलिश करने के काम में भी आता है। इसके अलावा जो औद्योगिक इस्तेमाल है उसमें धार तेज करने के लिए अपघर्षक के तौर पर इस्तेमाल होता है। टंगस्टन के तार खींचने की जो डाई बनाने वाला काम होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बोंडम यानी जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है उसको कृत्रिम हीरा कहा जाता है और कठोरता में ये हीरे जैसा ही होता है लेकिन हीरा नहीं होता है। अब यहाँ पर ग्रेफाइट को देखिए। कार्बन का एक अपरूप हमने देखा जो कि सबसे कड़ा था। ग्रेफाइट मुलायम होता है और प्रकृति में ये हीरे से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कृत्रिम ग्रेफाइट जो है इसको एचिंसन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रक्रिया द्वारा ग्रेफाइट एंथ्रासाइट जो कोल होता है उसको आयरन ऑक्साइड या सिलिका की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में विद्युत भट्ठी जो होती है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस होती है, उसमें गर्म किया जाता है तो ये प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से भी ये मिलता है। ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का नर्म पदार्थ है। अपनी जो पेंसिल के अंदर की रॉड है उसको देख लीजिए, वही ग्रेफाइट है और स्पर्श करने में ये चिकना लगता है और इसमें मेटालिक शाइनिंग होती है, मतलब धात्विक चमक होती है। ये हीरे से बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 2.5 के आसपास होता है, मतलब 2.5 होता है। और आपेक्षिक घनत्व चूँकि यहाँ देख रहे हैं आपकी कम है, हीरे की तुलना में इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो काफ़ी कम है, तो ये हीरे से हल्का होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें और भी चीज़ों को। तो यह विद्युत का सुचालक होता है। आपने देखा कि हीरा जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है, ऊष्मा और विद्युत दोनों के लिए वो कुचालक की तरह से व्यवहार करता है। लेकिन ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब यहाँ गुणवत्ता अंतर के तौर पे देखी जा सकती है। और इसकी प्रत्येक परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो निश्चित रूप से वो आवेश को संचारित करेंगे। और इसका गलनांक हीरे के समान ही होता है, मतलब लगभग आसपास होता है 3500 से लेकर 3600 डिग्री सेल्सियस।
अब यहाँ पर तत्व देख रहे हैं और उसके अपरूप देख रहे हैं, मतलब किस तत्व के कौन कौन से अपरूप होते हैं। तो कार्बन के अपरूपों में देखिए, पहले हीरा है, उसके बाद ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला भी अपरूप ही मान लीजिए, हड्डी का कोयला ये भी, और रक्त का कोयला ये सब। इसके बाद फास्फोरस में सफ़ेद और पीला फास्फोरस है, लाल काला बैगनी फास्फोरस, ये सब क्या है, फास्फोरस के अपरूप हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 अपरूप हैं, एक तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है प्लस ओजोन O3, और सल्फर में रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, आर्माफोरस है, इसके अलावा प्लास्टिक सल्फर ये भी है। अब वन लाइनर फैक्ट को देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट और हीरा जो है ये दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, और पेंसिल कोर जो होती है, मतलब पेंसिल में जो लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली काली रॉड होती है, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, जो कि मिट्टी के बाइंडर के साथ मिश्रित होती है, और ये ग्रे या काला निशान छोड़ती है, और इसे आसानी से मिटाया जा सकता है इरेजर की सहायता से। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF का प्रयोग करके कांच पर उत्कीर्ण करने और खरोचने में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देखते हैं, वैसे ही ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसका जो सूत्र है वो HF है। तो इसका प्रयोग कांच पर उत्कीर्णन करने या खरोच उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब इसके साथ ये भी देखिए, कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, जिसके कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। आमतौर पे आप लैब में देखते हैं कि जो एसिड या इस तरह के पदार्थ हैं उनको कांच की बॉटल में पैक करके रखते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं करते। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है, और यह गर्म करने पर सीधे गैस में तब्दील हो जाती है। इसका प्रयोग आइसक्रीम के निर्माण में और प्रभावी शीतलक के तौर पर किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, और ग्रेफाइट का चूर्ण ये इस्तेमाल किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के, मतलब लुब्रिकेंट के तौर पे। अब हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, इसको हमने कई बार देख लिया, और इसका जो आपेक्षिक घनत्व है उसको भी देखा था, ये 3.5 मतलब 3.5 होता है। और ग्रेफाइट जो है ये ग्रे कलर का होता है, मतलब स्लेटी धूसर होता है, चिकना कार्बनिक पदार्थ है, और इसका आपेक्षिक घनत्व हीरे से कम यानी 2.5 होता है। और कोयला जो है वो एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ग्रेफीन यहाँ आप देखें, ये कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। मोती में अगर मात्राओं का देखें, मतलब किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी एर्गोनाइट ये करीब 85% होता है। इसके अलावा 2 से 4% पानी होता है, 0 से 10% जो है वो कॉन्च्यूलिन पाया जाता है। कॉन्च्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जंतु प्रोटीन होता है। माणिक्य और नीलम ये कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप के तौर पर पाया जाता है, और ये दोनों ही बहुमूल्य होते हैं। सोडियम वाष्प लैंप जो होते हैं वो सड़क पर प्रकाश के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश जो है वो मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी एक वर्णी होता है। और पानी की बूंदें अगर जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है, तो उसमें भी बिजली पर, मतलब लाइट पर, उसकी जो प्रकाश की क्षमता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी की बूंदों से गुजर जाता है तो भी ये विभक्त नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं आगे, स्वर्ण की शुद्धता डिग्री या कैरेट में नापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण जो है वो 1000 डिग्री तथा 24 कैरेट का होता है, और इतना शुद्ध सोना जो है ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, इसलिए इसका प्रयोग आभूषण बनाने में नहीं कर सकते हैं। प्रायोगिक तौर पर प्रयोगशालाओं इत्यादि में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ करते भी हैं, लेकिन जो आभूषण बनाने वाला काम है आप देखते हैं बहुत जड़ाऊ और जो कटिंग वाले गहने बनते हैं, तो उसमें इस तरह का मुलायम सोना अगर इस्तेमाल कर दिया तो वो तुरंत ही पिचक जाएगा। इसीलिए 10 से लेकर 22 कैरेट का जो सोना है उसको अच्छा माना जाता है आभूषण बनाने के लिए, इसमें बट्टा मिला हुआ होता है। स्वर्ण नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अम्लराज यानी एक्वारेजिया जो है, जिसमें कि 3 भाग जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी HCl का होता है। मतलब ये HCl कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और एक हिस्सा जो है वो नाइट्रिक एसिड का होता है, और वो भी कॉन्सेंट्रेट। दोनों को जब मिलाते हैं तो एक ऐसा खतरनाक एसिड बनता है जिसका कि अगर भाप भी किसी को लग जाए तो वो चमड़ी और मांस को पिघलाने में सक्षम होता है। जो एक्वारेजिया से बनने वाले क्लाउड्स होते हैं, मतलब इसमें से जो खौलते हुए अम्ल के अंदर से भाप निकलती है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। पूरा अम्ल तो पूछना ही नहीं। तो उसमें सोने को अगर आप डाल देंगे तो वो घुल जाएगा। ऐसे किसी एसिड में डालिएगा तो नहीं घुलेगा, वो जस का तस रहेगा। लेकिन अगर एक्वारेजिया में डाल दिया तो उसी में डिजॉल्व हो जाएगा, और ये क्लोरोएक अम्ल के तौर पे सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, धातुओं में सोना जो है इसकी रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, और इसी कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। केमिकली ये एक्टिव नहीं होता है। आपने देखा कि बहुत सारे अम्लों के साथ ये क्रिया ही नहीं कर रहा है। आमतौर पर धातुएं करती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ये एक्वारेजिया के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। प्रतिदीप्ति नली में, और एक्वारेजिया एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसा केमिकल तैयार हो जाता है जिससे कि ज़्यादातर चीज़ें रिएक्ट करने के लिए विवश हो जाती है। प्रतिदीप्ति नली जो है इसमें सर्वाधिक निम्न दाब सामान्यतः जो इस्तेमाल होता है, निम्न दाब युक्त जो पारा वाष्प है और आर्गन गैस है उसको भरा जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि जिनॉन, नियान या फिर क्रिप्टॉन जैसी जो अक्रिय गैसें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है, और पानी से हल्का होने की वजह से ये पानी पर तैरने लगता है।
चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी और बढ़िया संचालक होती है। भूपर्पटी में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। धातु की बात हो रही है, यहाँ तत्व की बात नहीं हो रही। लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, ये आपने देखा। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 होता है और इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय होते हैं और कपड़ा धोने पर इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता है, मतलब ये दैनिक इस्तेमाल के लिए बेकार होते हैं। यहाँ पे उत्क्रम परासरण के बारे में दिया, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो आरओ की पद्धति होती है, ये छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके विधि के द्वारा किसी भी अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता है। विशेष रूप से समुद्री पानी को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। अगर एकदम शुद्ध पानी है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के पीछे वजह ये होती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट होती हैं, घुली हुई अवस्था में होती है। तो इसका जो पीएच मान है शुद्ध जल का वो 7 होता है, 7 के इक्वल है, यानी ये न्यूट्रल है। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ पानी में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे पानी में डालने पर जल शोधन का जो प्रक्रम है वो स्टार्ट हो जाता है। स्कंदन, ऊर्डन और अवसादन के द्वारा ये पानी को साफ कर देती है। परिणाम तो स्वच्छ जल जो है वो प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ दहन ईंधन है, जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है। मतलब बाकी ईंधनों को आप देखते हैं कि जलाएंगे तो उससे निश्चित रूप से कार्बन और इस तरह की जो हानिकारक गैसें हैं वो रिलीज होंगी, लेकिन हाइड्रोजन को अगर आप जला देंगे तो उससे सिर्फ पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और पानी और माफ कीजिएगा, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में संपर्क करेंगे तो वो जल के अणु बना लेंगे। तो इस हिसाब से कुछ भी नुकसानदेह इसमें से निकल नहीं रहा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हाइड्रोजन, मतलब जो प्राकृतिक हाइड्रोजन का प्रयोग है, तो उसको अगर हम करके ईंधन का अपना काम चलाते हैं तो ये लागत प्रभावी नहीं है, इसका मूल्य ज़्यादा होता है, खर्चीला है। और इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन मान तो लिया गया, लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि कम खर्चे में हम इसका उत्पादन करके इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी समस्या जो है उसका निदान हो जाएगा। अभी कोरिया के तरफ से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ जो बड़े बड़े देश हैं वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये सब प्रायोगिक है अभी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, वर्षा का पानी जो है वो जल का शुद्ध रूप होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ खुले होते हैं, इसलिए पीएच मान उनका 7 नहीं होता है, पानी अशुद्ध होता है। सोना, प्लेटिनम, चांदी और पारा ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, और धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय ये सोना और चांदी। पारा और लोहा विद्युत प्रवाह के सबसे अच्छे संवाहक माने जाते हैं, और चांदी और तांबा ये विद्युत धारा के सबसे अच्छे चालक हैं। चांदी सबसे अच्छी है, उसके बाद तांबा है, लेकिन अब समस्या ये है कि चांदी के तार अगर लगा देंगे तो चोर तुरंत ही काट कर उठा ले जाएंगे खंबे सहित, तो ऐसे में फिर तांबे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप देखिए कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण पहली बार 1827 में किया गया, मतलब जाना गया कि ये अलग से तत्व है। कार्नोटाइट एक रासायनिक पदार्थ है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट है। ये इसका रासायनिक नाम है, और वैसे सामान्य बोलचाल में कार्नोटाइट कहा जाता है। और स्मेल्टाइट जो है ये निकिल धातु का अयस्क है। तो ये जो कार्नोटाइट आप देख रहे हैं ये भी एक अयस्क ही है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, इसमें उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर ये वनस्पति तेल में परिवर्तित होता है। तो ये निकिल उत्प्रेरक होता है, मतलब NI का वहाँ पे यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल, क्षार और लवण को देख लेते हैं। अभी हमने पीएच मान देखा, तो उसी पर आधारित ये है। अम्ल, क्षार और लवण जो प्रकृति में देखा जाए इनकी उपस्थिति को, तो ये व्यापक रूप में पाए जाते हैं। जठर रस, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, वो हमारे आमाशय में प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। मतलब एक दिन में करीब 1.2 से 1.5 लीटर तक जो जठर रस है उसका उत्सर्जन होता है। अब ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप भोजन कैसे और कितना कर रहे हैं, और पाचन प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। और सिरके में अगर हम देखें तो मुख्य जो अवयव है वो एसिटिक एसिड होता है, मतलब अम्लों की उपस्थिति और क्षारों की उपस्थिति ये हर जगह हम देखते हैं, ये कहने का मतलब। अब क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श में झागदार होते हैं, मतलब साबुन जैसा महसूस होता है। क्षारक एक सामान्य उदाहरण के तौर पे इसका देखा जाए तो जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है, जो धुलाई के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें दिखाई दे सकता है। अम्ल और क्षार को सही अनुपात में अगर मिलाया जाए तो वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, और परिणाम क्या होता है? लवण निकल कर आता है। लवणों के कुछ सामान्य एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सब है। अम्ल को अलग से देख लेते हैं। तो अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होता है, और इन्हें अंशतः या पूर्णतः धातु या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है।
जो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हों, जिनके जलीय घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हों और जो स्वाद में खट्टे हों, उन्हें अम्ल कहा जाता है। अम्ल की ये परिभाषा है। लिटमस पेपर का रंग जरूर देख लीजिएगा। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सब क्या है? खट्टा होता है। तो इन पदार्थों के अंदर अम्ल की उपस्थिति है और ऐसे पदार्थ जो है इन्हें रासायनिक प्रवृत्ति के तौर पे अम्लीय प्रवृत्ति का कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप कुछ और चीज़ें कही गई हैं। एसिड शब्द जो है ना, ये लैटिन वर्ड है एसियर, वहाँ से निकल कर आया है और एसियर का मतलब होता है खट्टा। अब अम्ल की बात करें तो अम्ल भस्म और क्षार से प्रक्रिया करके या प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कलर का बना देते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम देखिए, जैसे कि सिरका है। सिरका पदार्थ है, मतलब खाद्य पदार्थ है और उसमें जो अम्ल उपस्थित होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। संतरे में साइट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर कई सारे होते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, सिट्रिक है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि एक चीज़ है, मान लीजिए एक फल है या एक सब्जी है, तो उसमें एक खास एसिड को उन्होंने पढ़ा है कि किसी किताब में कि अच्छा इमली में टार्टरिक एसिड ही होता है और कोई अम्ल नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति जब बनाती है तो वो लैब वाले मेथड से नहीं बनाती है, वो कई सारे तत्वों को या कई सारे अम्लों को उसमें डालती है। तो अगर एक विशिष्ट वनस्पति है तो उसके अंदर कई सारे अम्लों की उपस्थिति हो सकती है, जैसे आप टमाटर को देख रहे हैं। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, खट्टा दूध, मतलब दही में हल्का खट्टापन होता है और जैसे जैसे दही पुरानी होती है वैसे वैसे उसकी खटास बढ़ती जाती है। इसके बाद नींबू में साइट्रिक एसिड है। बिच्छू का डंक जो होता है उसमें मैथेनोइक और चींटी के डंक में भी वही, और नेटल जो होते हैं उनके भी डंक में, मतलब जो बर्र का डंक होता है उसमें भी मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। और बिच्छू वाला जो डंक होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, एल्कलाई को देख लेते हैं, मतलब क्षारों की बात हो रही है। तो जो भस्म जो जल में विलेय होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। मतलब ऐसे भस्म जो कि जल में विलेय होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माने KOH। के जो है वो पोटेशियम को डिनोट करता है। हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे जो सूत्र है, मतलब हाइड्रोक्सी लाइन को आप OH से डिनोट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं यानी क्षारक होते हैं। क्षार और क्षारक में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसकी वजह यह है कि सभी भस्म जो है वो पानी में विलेय नहीं होते हैं, तो यहाँ यही शर्त है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा बर्ताव करते हैं वो क्षारक कहलाते हैं और इन पदार्थों की प्रवृत्ति को क्षारकीय कहा जाता है। अब लवणों को देख लेते हैं यानी साल्ट को। तो ये ऐसे यौगिक हैं जो कि अम्ल में विद्यमान विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु अथवा धातु सदृश आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने के कारण बनते हैं। अर्थात अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल के साथ जो दूसरा एक यौगिक बनकर आता है उसी को कहते हैं साल्ट यानी लवण। अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात करते हैं जिसको कि कहा जाता है pH पैमाना या pH स्केल। अब ये जो pH स्केल है इसमें 0 से लेकर 14 तक जो नंबर्स हैं वो बने रहते हैं। 0 का मतलब क्या है? अत्यंत अम्लीय है, मतलब जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो बहुत स्ट्रांग है। और 14 का मतलब ये हुआ एकदम लास्ट जो नंबर है कि बहुत ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का है। बीच में होता है 7, तो 7 वो बैरियर होता है जहाँ पे उदासीनता दिखाई जाती है, मतलब ये उदासीन व्यवहार करते हैं। अदरवाइज उससे कम रहेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। अब कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो पदार्थ हैं इनको सूचक कहा जाता है। जैसे मेथिल ऑरेंज है, इसके अलावा लिटमस पेपर होते हैं, ये सब है। और गुड़हल की पंखुड़ियाँ जो हैं ये प्राकृतिक सूचक है। अब यहाँ पर pH स्केल के बारे में दे भी दिया है, वही चीज़ आपको बताई गई है। इसमें कुछ पदार्थों का एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो आप देखिए कि कोई जलीय विलयन अम्लीय है तो उसका pH मान 7 से कम होगा, अगर क्षारीय है तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा, उदासीन है तो 7 के बराबर होगा। अब इस स्केल को आप देख रहे हैं 0 से लेकर 14 तक इसमें डिजिट बनी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जठर रस है, जठर रस का जो pH मान है वो क्या है? 1.2 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके बाद देखिए नींबू का रस, और ये हमारे पेट के अंदर आमाशय में पाया जाता है। सोचने वाली बात है कि प्रकृति ने किस प्रकार से अम्ल से सुरक्षा करने हेतु अंगों को डेवलप किया है। तो आमाशय के अंदर जो पतली झिल्ली होती है अगर वो खत्म हो जाए तो ये एसिड जो है ये आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, तो अल्सर बनने लगते हैं। फिलहाल नींबू का रस जो है इसका pH मान 2.2 होता है। शुद्ध जल अगर है तो उसका pH मान 7 होगा, यानी वो उदासीन होता है। और रक्त का होता है 7.4, यानी रक्त जो है वो हल्की क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका होता है 10, अच्छी खासी क्षारीय प्रॉपर्टीज़ में पाई जाती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है, मतलब सर्वोच्च क्षारीय प्रवृत्ति। ये रंग जो है ये मार्गदर्शन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। आगे बढ़ चलते हैं।
वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। तो एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया के बारे में हमने देखा था, ये 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेट जो HCl है और एक हिस्सा सांद्र नाइट्रिक एसिड का यानी HNO3 का मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है, और एक अम्लीय संक्षारक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण है। इसको एक्वारेजिया कहा जाता है क्योंकि ये कुछ एसिड मिश्रणों में से एक है जो कि नोबेल धातुओं को तोड़ सकता है। मतलब ये ऐसा विलयन या घोल होता है जिसके अंदर से धुआं लगातार पैदा होता है। कॉन्सेंट्रेट अवस्था में जो अम्ल है, मतलब जो बेसिक अम्ल है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है या H2SO4 है, तो ये कॉन्सेंट्रेट अगर रहें, मतलब डाइल्यूट नहीं रहें, कॉन्सेंट्रेट अवस्था रहे, तो ये खुद ही खतरनाक होते हैं। लेकिन ये इन जो नोबेल धातुएं हैं इनको घोलने में सक्षम नहीं होते, उतनी इनकी पावर नहीं होती। एक्वारेजिया क्या है, ये 2 कॉन्सेंट्रेट एसिड जो खतरनाक वाले कॉन्सेंट्रेट एसिड है उनको आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। तो ऐसे में ये घोलने की ताब रखता है और ज़्यादातर चीज़ों को ये डाइल्यूट कर सकता है। ठीक, तो इसमें आप देखिए कि सोना, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी जो नोबेल धातुएं हैं उनको भी ये घोल लेता है, और अगर इंसान के शरीर पर डाल दिया जाए तो हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। अब यहाँ देखिए कि वे पदार्थ जो कि लाल या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं तो उन्हें उदासीन कहा जाता है। मतलब वो ना तो उसे नीला रंग प्रदर्शित करते हैं, ना लाल रंग प्रदर्शित करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं, तो वो क्या है, उदासीन है। मतलब ये पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। एसिड संक्षारक होते हैं, ये मांस को जला सकते हैं, धातु को भंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को क्षार रसायन माना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल जो उद्योग होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है और प्रयोगशाला में सफाई के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल एक यौगिक है जो कि पानी में घुलने पर केवल धनात्मक आयन के रूप में हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ जो है उसको प्राप्त करता है। और अम्ल का अभिलाक्षणिक गुण इन हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पानी अम्लीय हो सकता है और बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षार घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड से पानी की अम्लता को कम किया जा सकता है। और अमोनिया का जो जलीय घोल है वो लाल लिटमस के रंग को नीले रंग में कन्वर्ट कर देता है। जब हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया एक सफ़ेद लौ पैदा करती है, मतलब ज्वलनशीलता दिखाती है। हाइड्रोकार्बन्स को देख लीजिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कोल और पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एलिफैटिक होता है, दूसरा एरोमेटिक होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। एरोमेटिक जो होता है इसको बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और एलिफैटिक को खुली श्रृंखला वाले कहा जाता है। अब यहाँ पर जो पेट्रोकेमिकल्स हैं यानी शेल रसायन हैं उनके बारे में देख लीजिए। तो पेट्रोकेमिकल की अगर बात करें तो अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए ये मुख्य फंडामेंटल सबस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG और संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात CNG की बात हो रही है, ये सब हैं जो कि पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम नाम का जो काला कीचड़ हमें जीवाश्म अवशेष के तौर पे प्राप्त होता है उसी के अंदर से ये सब परिष्कृत करके निकाले जाते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला संतृप्त एल्केन और असंतृप्त एल्कीन एल्काइन तथा चक्रीय यानी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक वर्गों में विभाजित किया गया है। अब यदि कार्बन परमाणु समृद्ध श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो इन्हें साइक्लो एल्केन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे कि द्विबंध, त्रिकबंध, ये दोनों ही अपस्थित होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं। अब एथिलीन को देखिए, C2H4। तो एथिलीन की अगर बात की जाए तो ये मस्टर्ड गैस का निर्माण करने में इस्तेमाल होती है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव होता है जिसमें कि सरसों जैसी गंध पाई जाती है, और ये इसका जो भाप वाला स्वरूप होता है, मतलब गैसीय अवस्था, वो चमड़ी को जला देती है, उस पर फफोले पड़ जाते हैं। फेफड़ों और शरीर के अंगों को भी ये पिघला डालती है। मतलब कुल मिलाकर ये जो बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यूज़ होते हैं उनको पिघलाने की, गलाने की क्षमता रखती है। तो युद्ध में इसका प्रयोग पहले किया जाता था। अब इसके बाद एथिल अल्कोहल जो है इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ करीब 170 से 180 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म अगर कर दिया जाए तो इसमें से एथिलीन मुक्त हो जाती है, एथिलीन बाहर निकल जाती है। अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक का काम करता है। वो क्या करता है, इस एथिल अल्कोहल के अंदर से पानी को निकाल देता है। इसके बाद देखिए एथिलीन रंगहीन मीठी गंध वाली और जल में कम घुलनशील गैस है। पानी में ये पूरी तरह से नहीं घुलती और इसको अगर सूंघ लिया जाए तो बेहोशी आ सकती है। अब इसके बाद देखिए एथिलीन का प्रयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ और भी चीज़ें हैं, निश्चेतक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। अभी आपने सुना कि सूंघने से बेहोश हो जाता है आदमी, तो निश्चेतक के तौर पे इस्तेमाल होती है। धातुओं को काटने और जोड़ने में इस्तेमाल होती है और इसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने के लिए भी किया जाता है। अब एल्कीन को देख लीजिए, तो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि एक कार्बन युग्म बंध जो है वो उपस्थित होता है, ओलिफिन या एल्कीन कहलाते हैं। देखिए एल्कीन जो है ना, इसी का दूसरा नाम ओलिफिन भी है।
और एल्कीनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। n की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ आप देख रहे हैं। और एथिलीन, जैसे कि एथीन भी कहा जाता है, ये सबसे सरल एल्कीन है, C2H4 यहाँ आपने देखा। बाकी आप प्रोपिलीन को देखिए, C3H6 है और ये C4H8 है, अल्फा ब्यूटिलीन इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एल्केन को देख लीजिए। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। मीथेन यानी CH4 इस परिवार का पहला सदस्य है। मीथेन एक गैस होती है जो कि कोयले के खानों और दलदली इलाकों में पाई जाती है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका कि अणुसूत्र C2H6 है उसको एथेन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों के साथ क्रिया नहीं करते हैं और प्रारंभ में इन्हें पैराफिन कहा जाता था। मतलब ये ऐसे एक्टिव नहीं होते हैं, जब इन्हें निकाल के परिष्कृत किया जाता है तो इनकी प्रवृत्तियों में अंतर आता है। अब यहाँ पर एल्केन को आप देख रहे हैं, CH4 यानी मेथेन, ये पहला है, C2H6 यानी एथेन, ये आणविक सूत्र आप एल्केनों के देख रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि C3H8 जो है यहाँ आप देख रहे हैं, ये प्रोपेन है। C4H10 जो है ये ब्यूटेन है। C4H10 यहाँ आप देखिए 2 मेथिल प्रोपेन इसको कहा जाता है। C5H12 पेंटेन है। C5H12 ये मेथिल ब्यूटेन है। इसके बाद देखिए 2 मेथिल ब्यूटेन, ये असल में आयुपैक नेम है। और C7H16 ये हेप्टेन है। C8H18 ऑक्टेन, नोनेन, टेकेन, इसके बाद आइसकोकेन, ये आइसकोसेन है असल में। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद एल्काइन को देखिए। एल्काइन की अगर बात की जाए तो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन त्रिकबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n-1 होता है और इस श्रेणी का पहला सदस्य एसिटिलीन है। अब यहाँ इनके जो सूत्र हैं उन्हें आप देख लीजिए। सूत्र के हिसाब से ही C2H2 ये आपका है, मतलब इसकी संरचना जो यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के तौर पे देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, फिर बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। साधारण नाम इसका एसिटिलीन है, वैसे इसको एथाइन कहा जाता है IUPAC पद्धति में। इसके बाद C3H4 को देखिएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मिथाइल एसिटिलीन इसका सामान्य नाम है, वैसे इसको आयुपैक नाम में प्रोपीन पुकारा जाता है। और एथिल एसिटिलीन को देख लीजिएगा, तो ये जो है इसको ब्यूट-1 आयन के तौर पे जाना जाता है। ये C4H6 के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ जो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है उसको देखिएगा। फिर C4H6 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डाई मिथाइल एसिटिलीन है और इसका CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार से इसका जो कॉम्बिनेशन है उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। एसिटिलीन के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये जो एसिटिलीन है यानी C2H2 कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर इसका निर्माण होता है। और एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय गैस होती है और अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है, अशुद्ध रहेगी तो, वरना इसमें गंध नहीं होती है। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है और संपीड़ित और द्रवित एसिटिलीन बहुत भयंकर विस्फोट के तौर पे सामने आती है, मतलब अगर आग के संपर्क में आए तो बहुत भयंकर विस्फोटक हो जाती है। एसिटिलीन वायु और ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाने पर अत्यंत प्रचंड विस्फोट पैदा करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल को देख लेते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जैसे कि CH3OH, C2H5OH यानी मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल इत्यादि जो है वो अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहलों का यहाँ पे सूत्र दिया है, साधारण नाम दिया है, अल्कोहलिक सूत्र दिया है और उसके बाद फिर सामान्य नाम दिया है, मतलब जो IUPAC पद्धति का सामान्य नाम है वो दिया हुआ है। तो CH3OH जो है ये मेथिल अल्कोहल है, इसका जो सूत्र है उसे आप यहाँ देख रहे हैं, CH3CH2 ट्वाइस CH2OH। और n ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल इस नाम से इसे जाना जाता है। और इसके बाद CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल और इसको S ब्यूटिल अल्कोहल भी कहा जाता है। सूत्र को यहाँ आप फैला कर देख सकते हैं। N प्रोपिल अल्कोहल है, यहाँ आप देखिए T ब्यूटिल अल्कोहल इसको कहा जाता है। CH3CH2 CH2OH, OH जो है ये अल्कोहल ग्रुप का सिंबल है। इसके बाद देखिए CH3 ट्वाइस नीचे और उसके साथ CHOH, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है और इसको N पेंटिल अल्कोहल या एमिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। मेथिल अल्कोहल जिसे कि कॉर्बिनॉल या मेथेनॉल भी कहा जाता है, उसे आप देखिए। तो मेथिल अल्कोहल को पहले लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था और इसीलिए इसको कास्ट स्पिरिट यानी लकड़ी से प्राप्त होने वाला स्पिरिट कहा जाता था, या इसको वुड नैप्था के नाम से भी जानते थे। मेथिल अल्कोहल विंटर ग्रीन के तेल यानी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और कुछ अन्य जो सुगंधित तेल होते हैं उनमें एस्टरों के रूप में इस्तेमाल होता है। यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। मेथिल अल्कोहल के गुण क्या है? तो ये रंगहीन, ज्वलनशील और उदासीन द्रव होता है। क्वथनांक इसका कितना होता है? ये 64.7 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है और इसमें से स्पिरिट जैसी महक आती है और इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करते थे, महकने में ये स्पिरिट जैसा था, तो इसलिए इसको कहा गया कास्ट स्पिरिट यानी लकड़ी से प्राप्त होने वाला स्पिरिट। अब मेथिल अल्कोहल बहुत ज़्यादा विषैला होता है,
पीने से आदमी अंधा और पागल हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर पिया तो उससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और मनुष्य की जो दृष्टि है वो जा सकती है, बोलने की क्षमता जा सकती है, उसका दिमाग खराब हो सकता है। और अगर ज़्यादा पी लिया तो हमेशा के लिए सो जाएगा। हालांकि वैसे भी अगर देखा जाए तो अल्कोहल की मात्रा अगर शरीर में एक सामान्य स्तर से ज़्यादा हो गई तो वो मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन मेथिल अल्कोहल जहर की तरह से होता है, इसकी थोड़ी सी मात्रा ही हानि पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। कभी कभी क्या होता है, ये सस्ते उपलब्ध हो गया तो लोग इसे लालच में, मतलब जो जानकार नहीं है तो लालच में आकर पी लेते हैं कि ये भी शराब ही है, और फिर उसके बाद जो होता है वो अखबारों में छपता है। अब यहाँ आप देखें कि मेथिल अल्कोहल जो है इसका उपयोग एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में किया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देने से वो जहरीला हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसी तरह की जो दारू होती है उसको जहरीली शराब कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। मेथिल अल्कोहल अल्कोहलों के सामान्य गुण पेश करता है और वायु और ऑक्सीजन में हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। मतलब इससे जो गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और अवशेष के तौर पर पानी बच जाता है। इसकी जो भाप है वो वायु और ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करने पर विस्फोटक का काम करती है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है जब इतना ही जहरीला है? तो औद्योगिक इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेंट, वार्निश, सेलुलाइड, चपड़ा इत्यादि को घोलने में ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा पेट्रोल मेथिल अल्कोहल का मिश्रण अगर कर दिया जाए तो ये मोटर इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा। डाई बनाने में, परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मेथिल अल्कोहल का प्रयोग मैथिलित स्पिरिट को बनाने में होता है और इसे अगर एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर बनाया जाए तो ये विकृतीकृत स्पिरिट होता है। ये सब हमने देखा। और मेथिल अल्कोहल जो है 40% और पानी 60% अगर मिलाकर ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में डाला जाए तो ये एंटी फ्रिज के तौर पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल को देख लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है। वैसे तो अल्कोहल सभी हैं, लेकिन ये एथिल अल्कोहल को ही हम लोग मोटे तौर पे कह देते हैं कि अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। इसका निर्माण इसके निर्माण से युक्त पदार्थ जो होते हैं उनका किण्वन जब किया जाता है, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से स्टार्च की उपस्थिति होती है या जो एथिल अल्कोहल है उसके गुण पाए जाते हैं, तो उनका जब फर्मेंटेशन किया जाता है यानी किण्वन किया जाता है तो उससे इसे प्राप्त किया जाता है। और अनाज के दानों से भी ये प्राप्त होता है, जैसे कि जौ और गेहूँ से, तो इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? तो 100% एथिल अल्कोहल, मतलब निर्जल एथिल अल्कोहल जो है इसको शुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। और परिशुद्ध अल्कोहल ये परिशोधित स्पिरिट के प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभाजी आसवन करने पर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कि 95.6% जो है वो एथिल अल्कोहल और 4.4% पानी होता है। यहाँ एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि एक तरफ कुछ शराबों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है ये दिया है, और वो बनती किससे है ये दिया है। तो रम जो है इसमें 45 से 55% अल्कोहल होता है और कच्चा माल जो है इसमें शीरे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको 3 इडियट्स मूवी याद है? उसमें जो रैंचो और उसके दोस्त हैं वो रम पीकर बदहोश हो जाते हैं बिल्कुल, और उसके बाद वायरस उनका पीछा करता है, तो रम की जो बॉटल है वो चतुर को मिलती है। ठीक, तो ये रम वही है और इसमें 45 से लेकर 55% अल्कोहल का परसेंटेज होता है और शीरा जो है ये कच्चे माल के तौर पे याद हो इसमें इस्तेमाल होता है। ब्रांडी जो है इसको अंगूर से बनाया जाता है। ठीक है, ये ब्रांडी जो है इसका जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है वो अंगूर होता है। 40 से 50% इसमें भी अल्कोहल होता है। आप देख रहे हैं कि रम की तुलना में ये थोड़ी सी हल्की है। अल्कोहल की मात्रा जितनी कम होगी हल्कापन उतना ही बढ़ जाएगा। विस्की जो है इसमें 40 से 50% अल्कोहल होता है और ये ग्रेन अल्कोहल होता है, मतलब जौ से प्राप्त होता है, जौ का किण्वन करके। बियर को देख लीजिए, 3 से 6% ही अल्कोहल होता है, जौ से ये बनती है। शैंपेन 10 से 15%, इसमें मतलब अंगूर से इसको भी प्राप्त किया जाता है। और साइडर जो है ये सेब से प्राप्त होती है, एप्पल साइडर विनेगर आप देखते हैं ना, तो ये जो है ये साइडर ये असल में 2 से 6% अल्कोहल से युक्त होती है और ये सेब से प्राप्त होती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनसे कि हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बहुलकों के बारे में देख लीजिए और कुछ प्रमुख बहुलकों के इस्तेमाल वगैरह भी दिए हुए हैं। तो बहुलक होते क्या हैं, यानी पॉलीमर्स। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और उच्च अणु भार का एक बड़ा सा अणु बनाते हैं, मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। बहुलकीकरण की प्रक्रिया यही है, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना देते हैं। और ये प्रक्रिया जो है इसके परिणाम स्वरूप बना हुआ उच्च अणु भार का जो यौगिक है उसको बहुलक कहा जाता है। जिस सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है उनको मोनोमर्स यानी एकलक कहा जाता है, और यही एकलक जब कंबाइंड हो जाते हैं तो बनता है बहुलक। अब यहाँ पर बनी हुई है सारणी, इसमें एकलक दिया है। एकलक से आप ये जान पाएंगे कि ये किससे बना हुआ है, मतलब ये किस चीज़ का बहुलक है, इसका इस्तेमाल क्या है वो साथ में दिया है। तो सबसे जो फेमस और सबसे नुकसानदेह बहुलक है वो पॉलीथीन है।
और ये एथिलीन से बनता है। एथिलीन इसमें एकलक का काम करता है और उसी का जब बहुत सारा वहाँ पे जुटावड़ा हो जाता है तो बन जाता है पॉलीएथिलीन यानी पॉलीथीन। खिलौना, पैकिंग के सामान और न जाने क्या क्या बनाने में हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे घातक चीज़। पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी, तो रेनकोट, हौज पाइप मतलब पानी के पाइप इत्यादि बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और ये वाइनिल क्लोराइड इसका एकलक होता है। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसे कि PTFE कहा जाता है या टेफ्लॉन इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन से, माफ कीजिएगा, टेट्राफ्लोरोएथीन से बनता है। इसमें मोनोमर जो है वो टेट्राफ्लोरोएथीन है। और जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं, साथ में गैस्केट इत्यादि बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। बेकेलाइट ये कैसे बनता है, तो इसमें दो पदार्थ जो हैं वो एकलक का काम करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में थोड़ा सा फिनॉल मिला लेते हैं और उसके बाद उसका जब मोनोमर बनाते हैं तो वो बनता है, माफ़ कीजिएगा, उसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे बनता है बेकेलाइट। इससे बिजली के स्विच बनते हैं, बर्तनों के हत्थे बनते हैं, थोड़ा सा ये तापरोधी ज़्यादा होता है। अब इसके बाद देखिए टरथैलिक अम्ल या एथिलीन ग्लाइकॉल, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए, यहाँ अम्लों के नाम देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल है और टरथैलिक अम्ल है, दोनों को मिलाया तो इससे पेट का निर्माण होता है। ये पेट क्या चीज़ है, तो पॉलीएथिलीन टरथैलेट इसको कहा जाता है और बोतल, डब्बे इत्यादि बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन छाछट ये एपिडिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को मिक्स करके इसका पॉलीमराइजेशन करने पर बनता है। इससे जो ब्रश होता है उसके कड़े बाल बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों का निर्माण होता है। पैराशूट का जो क्लॉथ होता है उसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं। साथ में जो बेयरिंग में धातु के स्थान पर इस प्लास्टिक का या पॉलीमर्स का इस्तेमाल होता है वहाँ इसको यूज करते हैं। इसके बाद नायलॉन को देखिएगा, ये अगला है, ठीक है। तो यहाँ नायलॉन 6 या परलॉन इसको कहा जाता है। इसमें जो मोनोमर है वो कैप्रोलेक्टम है और रेशे, प्लास्टिक, इसके अलावा टायर, कॉर्ड जो होती है उस सबको बनाने में इसको यूज़ करते हैं। रस्सी बनाने में भी इस्तेमाल होता है। टेरिलीन, इससे कपड़े इत्यादि बनाए जाते हैं। पहले के समय में इसके कपड़ों का बड़ा ही फैशन था और ये बहुत जल्दी सूखते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथेलिक अम्ल इन दोनों को मिला लेते हैं तो इससे बनता है ये टेरिलीन। सेफ्टी बेल्ट इससे बनाया जा सकता है, टेंट का निर्माण किया जा सकता है और धोए जा सकने वाले कपड़े, मतलब पहनने के लिए भी जो कपड़े हैं उसमें भी टेरिलीन का यूज़ होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए केवलार को, और उसके साथ साथ लैक्सेन है और टैक्सोल है। तो केवलार जो है इसमें टेलिथेलिक अम्ल होता है और उसके साथ साथ 1,4-डाइएमीन बेंजीन होता है। दोनों को मिक्स करके उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इससे बनता है केवलार, जो कि एक बुलेट प्रूफ ड्रेस बनाने में इस्तेमाल होता है। और लैक्सेन या पॉलीकार्बोनेट जो है इससे बुलेट प्रूफ विंडो या बुलेट प्रूफ जो हेलमेट है या सेफ्टी हेलमेट जो है उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। डाईएथिल कार्बोनेट और बिस्फिनॉल जो है इसमें यूज़ होता है। और टैक्सोल जो है ये पैसिफिक यू के वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, मतलब उसकी जो छाल होती है, ऊपर का खोल होता है, उससे प्राप्त होता है और इससे कैंसर रोधी पदार्थों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधियों को देख लेते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को एक छोटी या लंबी दोनों ही समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा दी जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं। तो मतलब ये जो स्थिति है इसमें खाद्य संरक्षण के लिए हम कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद और पोषक तत्वों को यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। खाद्य संरक्षण के जो सिद्धांत हैं उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकने और उनमें विलंब पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सारे काम किए जाते हैं। दूध को उबालकर उसमें से सूक्ष्म जीवाणुओं को हम नष्ट कर देते हैं और कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर उन सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है जो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित ना हो। ये कुछ फैक्ट हैं। और इसके साथ ये भी देखिए कि छिला हुआ सेब का छिलका, ये मतलब छिला हुआ सेब जो है वो छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब होता है, क्योंकि सेब का जो छिलका है वो उसका सुरक्षा आवरण है और इनफैक्ट जितने भी फल है उनका ऊपर की जो परत होती है यानी छिलका होता है वो बाहर के सूक्ष्म जीवाणुओं से उनकी रक्षा करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है तो जो फलों और सब्जियों के ऊपर के छिलके हैं वो ज़्यादा कड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस समय जीवाणुओं का प्रकोप और जो तापमान का प्रकोप है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण का काम करते हैं। अच्छा, अब तापमान को कम करने और भोजन को जमाने के द्वारा भी सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रियाओं को लंबित किया जा सकता है। मतलब अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो इससे भी जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी गतिविधियाँ वहाँ पर स्लो हो जाएंगी। जमा हुआ भोजन ताजे भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह पाता है फ्रिज में हम रखकर। और क्या करते हैं, यह इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर अपनी अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भोजन सड़ नहीं पाता। और कुछ रसायन जैसे कि सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फर, ये भी जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके विकास को रोकने का काम करते हैं और इन जीवाणुरोधी रसायनों को परिरक्षक कहा जाता है।
एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है। देखिए, जीवाणु जो है वो तो अपना काम करते ही हैं, वैसे अगर देखा जाए तो एंजाइम भी भोजन खराब करते हैं, क्योंकि ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं पहले से ही। और एक कच्चे केले को कुछ दिनों तक रखने पर केला पक जाएगा, और पकने के बाद अगर न खाइए तो कुछ दिन बाद वो सड़ने लगेगा। तो ये सब कैसे होता है? अब इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं काम करता है, ये एंजाइम काम करते हैं जो उसके अंदर पहले से थे। अगर एंजाइमों की अभिक्रिया को रोक दिया जाए तो कोई भी पदार्थ सड़ेगा नहीं। अब औषधियों को देख लेते हैं। तो रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान या निवारण में किया जाता है उनको मेडिसिन या ड्रग्स कहा जाता है, और औषध रसायन ये चिकित्सा विज्ञान में मूल स्थान रखता है। अब इसमें कुछ दवाओं का यहाँ वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स यानी ज्वरनाशक दवाएं। तो इनका प्रयोग जो उच्च ज्वर होता है यानी उच्च ताप शरीर का होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एस्प्रिन है यानी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, और पैरासीटामॉल है, इसके अलावा फिनएसिटिन है। ये सब नाम है मतलब ज्वर रोधी दवाओं के। पीड़ाहारी या दर्दनाशक यानी एनाजेस्टिक जो दवाएं होती हैं, तो ये बिना बेहोशी या मानसिक उलझन या तंत्रिकीय जो कुप्रभाव होता है उसको किए बिना दर्द को कम करने की क्षमता रखती है। मतलब ऐसा नहीं कि इंसान को बेहोश करना पड़े, वो इन दवाओं को लेकर अपना दर्द कम कर सकता है। और इनकी दो हिस्से होते हैं, एक तो निद्राकारी होती है, मतलब इन्हें खाने से नींद आती है तो दर्द वैसे भी कम हो जाएगा, और दूसरी अनिद्राकारी होती है। दो प्रकार में इनको डिवाइड किया गया है। अब इसमें से जो नॉन नार्कोटिक दवाएं होती हैं वो कैसी हैं? तो एस्प्रिन मतलब इनके एग्जाम्पल के तौर पे, और पैरासीटामॉल ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय अनिद्राकारी दर्दहारक, इनको खाने से नींद नहीं आती। और निद्राकारी और पीड़ाहारी जो होती हैं उनमें अगर देखा जाए तो आलसीपना आ जाता है, और ज़्यादा मात्रा में अगर ले लिया तो फिर कोमा की स्थिति या मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सूक्ष्म मात्रा में ही इसीलिए दी जाती है। इसके बाद देखिए, निद्राकारी पीड़ानाशक मुख्यतः अफीम के उत्पाद होते हैं, जैसे कि मार्फिन है, कोकीन है, हेरोइन है, और ये हैबिट फार्मिंग होते हैं, मतलब इनको एक बार खा लिया तो उसके बाद बार बार इनकी तलब होगी। और ये निद्राकारी ओशिएट के तौर पे जाने जाते हैं क्योंकि ये अफीम से प्राप्त होते हैं। पूतिरोधी क्या है? तो ये रसायन जो है ये सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, और इन्हें पूतिरोधी कहा जाता है। ये जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते, और इनका प्रयोग कटने या घावों पर किया जाता है। अब इसमें मर्क्यूरोक्रोम है, इसके अलावा यूरिक एसिड है, और आयोडोफार्म होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये सब चीज़ें। इसके बाद विसंक्रामक यानी डिसइंफेक्टेंट को देख लीजिएगा। तो वे रसायन जो कि जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं और किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, तो उन्हें विसंक्रामक कहा जाता है। इनका उपयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श, इसके अलावा जो सैनिटरी फिटिंग इत्यादि होती है उसमें विसंक्रमण के लिए किया जाता है। यह जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं और त्वचा पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, जैसे कि फिनॉल है, मेथिल फिनॉल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके अलावा क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, सल्फर डाइऑक्साइड है। प्रशांतक यानी ट्रंकुलाइजर को देख लीजिए। तो वे रसायन जिनका उपयोग मानसिक तनाव को कम करने और अवसाद को दूर करने के लिए किया जाता है उनको प्रशांतक कहा जाता है। ये औषधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना काम करते हैं और उन मरीजों को दिए जाते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन वाली दिक्कत देखी जाती है, या वो अवसाद में डूबे होते हैं, या अवसाद में ही आकर वो हिंसक हो जाते हैं, मतलब मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं रह जाता है। रेजरपाइन एक प्रबल प्रशांतक है। इसके अलावा राउवोल्फ या सर्पेंटाइना नाम के पौधे से इसको प्राप्त कैसे किया जाता है वो दिया हुआ है। तो ये एक वनस्पति उत्पाद है। रेजरपाइन जो है ये राउवोल्फिया नाम का जो सर्पेंटाइना वेजिटेशन है उससे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बार्बिट्यूरिक एसिड तथा इसके व्युत्पन्न जैसे ल्यूमिनल है, सेकोनल है, ये सभी प्रशांतक यानी ट्रैंकुलाइजर के तौर पे मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अपमार्जकों को देख लेते हैं। तो कपड़े, बर्तन, क्रॉकरी इत्यादि जो चीज़ें होती हैं उनको साफ करने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं उनको साबुन माने अपमार्जक कहा जाता है। अब ये साबुन भी हो सकते हैं और संश्लेषित अपमार्जक भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो साबुन का प्रयोग केवल सॉफ्ट वाटर में किया जाता है और हार्ड वाटर में ये काम नहीं करता है। लेकिन जो अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं उस प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते। अब इसमें साबुन को देखिए सबसे पहले, तो उच्च वसीय अम्लों जैसे कि पॉमिटिक एसिड, इसके अलावा इसमें देखिए सूत्र इसका C15H31COOH, सिस्टेरिक एसिड जो है इनका भी सूत्र दिया हुआ है C17H35COOH। तो पॉमिटिक एसिड और सिस्टेरिक एसिड इनके जो धातु लवण होते हैं उनको जब कॉम्बिनेशन उनका तैयार किया जाता है तो इससे बनता है साबुन। साधारणतः उच्च वसीय अम्लों के जल में विलेय सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। इनमें मैल साफ करने का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम स्टीयरेट, ये C14H35COON एक साबुन के तौर पे सामने आता है। तेल, वसा या कास्टिक सोडा विलयन, इसके द्वारा जल अपघटन कराने पर साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं और ये क्रिया जो है ये तेल या वसा का साबुनीकरण यानी सोपनिफिकेशन कहलाती है। तेल या वसा के साबुनीकरण द्वारा प्राप्त साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों यानी C8 से C18 इसके सोडियम लवणों का मिश्रण होता है
और संतृप्त वसा, कठोर साबुन और तेल ये मृदु साबुन देते हैं। साबुन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल होता है, कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है, इसके अलावा फिलर्स यूज़ होते हैं। तो वनस्पति तेल जो है इसको इसमें इस्तेमाल कैसे करते हैं? साबुन बनाने में मूंगफली, महुआ या फिर जो अरंड का तेल होता है, मतलब रेड़ी का तेल होता है, कैस्टर ऑयल, उसको इस्तेमाल करते हैं। नारियल का तेल भी इस्तेमाल होता है और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये तेल या वसा जो है इसका साबुनीकरण इन्हीं की मदद से हो पाता है। फिलर्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको मिलाने से साबुन का भार और आयतन बढ़ जाता है ताकि उसे बेचने में सुविधा हो और साबुन सुगमता से ठोस रूप में जम जाए। दोनों ही, मतलब इस्तेमाल करने में भी आसानी हो और कंपनी को बेचने में भी मुनाफा हो। और इन पदार्थों को पूरक कहा जाता है। सोडियम सिलिकेट, सोप स्टोन इत्यादि साबुन बनाने में पूरक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कपड़ा धोने का जो साबुन होता है उसमें थोड़ा सा रोजिन यानी बिरोजा भी मिलाया जाता है जो कि चीड़ से प्राप्त होता है और इसकी उपस्थिति में साबुन बहुत ज़्यादा झाग देता है और मैल साफ करने की क्षमता बढ़ जाती है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा ये कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन के साथ जब गर्म किए जाते हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन बनाते हैं और ग्लिसरॉल वहाँ से मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद कांच को देखिए। यह विभिन्न धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है और यह अतिशीतित द्रव्य है। यद्यपि कांच एक ठोस पदार्थ है और इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुण संगठन में उपस्थित भिन्न भिन्न धातु और अधातु तत्व और उनके अनुपात तथा ताप अनुशीलता पर निर्भर करते हैं। सामान्य रूप से ये भंगुर होता है। कांच का जो सामान्य वो कैसा होता है? फ्रेगाइल होता है। इसके बाद देखें आगे तो कांच का एक मिश्रण, कांच जो है वो एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है और मिश्रण होने की वजह से ही इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में और क्या चीज़ मिलाई गई, ठीक है, इस पर निर्भर करेगा कि इसका गलनांक क्या होगा। तो ये मिश्रण है। यौगिक रहता तो ये निश्चित होता है कि इसका गलनांक कितना ही है। यह अनेक रसायनों के प्रति अक्रिय होता है, क्रिया ही नहीं करता है। कांच एक अतिशीतित द्रव है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा फ्रीज करके, अतिशीतित द्रव है मतलब द्रव अवस्था में रहता है और इसका जब शीतलन किया जाता है तो ये ठोस अवस्था में बदल जाता है। और गलनांक और क्वथनांक दोनों ही यहाँ अनिश्चित होते हैं। कांच के जो स्टॉपर है उनका प्रयोग NaOH और KOH के पात्रों पर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कांच के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसके साथ घुल करिए H2SiF6, इसमें सिलिका जो है वो कांच की ओर से आ जाती है, मतलब इस तौर के यौगिक के तौर पे सामने आता है। तो ऐसे यौगिक बनाने की क्षमता चूंकि इसमें होती है तो इसलिए ये जो सामान्य HF जैसे लिक्विड होते हैं वो इसमें नहीं रखे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, और HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसमें? कांच पर नक्काशी करने के लिए, क्योंकि ये कांच को डिसॉल्व करने की पावर रखता है। अब उर्वरक की बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजर। तो जीवित रहने के लिए प्राणियों की भांति पेड़ पौधों को भी भोजन चाहिए होता है और भोजन के लिए वो पहले तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जो जमीन है, मिट्टी है, उसके अंदर से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो वायु, जल और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो तत्व हैं ये वनस्पति के जीवन और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वनस्पतियाँ अपना भोजन मुख्यतः भूमि के जो जल में विलेय यौगिक हैं उनसे ग्रहण करती। लगातार फसल उगाने से भूमि की जो उर्वरता है वो घटने लगती है और उनकी क्षतिपूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। अतः भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इसमें उर्वरक डाले जाते हैं। उर्वरक वो साधन होते हैं जिनका प्रयोग पौधे की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से जमीन में किया जाता है और इसका सीधा मतलब है उर्वरता प्रदान करने वाला। उर्वरक डालने से जो अनुर्वर मिट्टी है यानी जहाँ पर कुछ भी ना उगने की संभावना है उसमें भी कुछ उग सकता है और इन्हें अकार्बनिक खाद भी कहा जाता है। इसके अलावा खाद, तो खाद ये उर्वरक का ही पर्याय है। उर्वरक मतलब क्या? जो उर्वरा दे यानी उत्पादन की क्षमता दे, और खाद भी वही काम करती है, तो इसे मैन्योर कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग गोबर या खरपतवार जैसे जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके तौर पे दिखाई देता है। ये काले कलूटे पदार्थ होते हैं और इन्हें कंपोस्ट कहा जाता है। ये कार्बनिक खादें होती हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। खादों में नाइट्रोजन, इसके अलावा फास्फोरस, पोटेशियम तथा खनिजों की मात्रा कम होती है, जबकि उर्वरकों में ये सांद्र रूप से उपस्थित होते हैं। तो खाद और उर्वरक को यहाँ दो तौर पे इसीलिए दर्शाया गया है। उर्वरक कुछ आमतौर पर जब ये शब्द इस्तेमाल होता है तो हमें दिमाग में ये आता है कि ये रासायनिक, मतलब रसायनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है, मतलब प्रयोगशाला में इसका निर्माण हुआ है। और जो खाद होती है उसको हम कंपोस्ट के तौर पर ही लेते हैं, तो इनकी उर्वर क्षमता जो है वो कम होती है। अब यहाँ से शुरू होता है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन की रचना और जैव प्रक्रम ये दोनों ही आ जाते हैं। जीव जगत कौतूहल और जैव विविधताओं से भरा हुआ है। आदिमानव आसानीपूर्वक निर्जीव पदार्थ और सजीवों के बीच का अंतर कर सकता था। आदिमानव यानी पुराने जमाने का जो मनुष्य था जो गुफाओं में रहा करता था, और उन्होंने कुछ निर्जीव पदार्थों जैसे कि वायु, समुद्र, आग इत्यादि और कुछ सजीव प्राणियों और पौधों में भेद भी किया था। इन सभी प्रकार के जीव मतलब जीवित और जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई, उनके द्वारा भय और दूर भगाने के जो भाव थे,
मतलब भय अथवा दूर भागने के जो भाव थे वो सब इसमें दिखाई देते हैं। सजीवों का वर्णन जिसमें कि मानव भी शामिल था, ये मानव के इतिहास में काफ़ी बाद से आरंभ हुआ है, जो समाज यानी जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज करा सके थे। तो ये कुछ ऐसे ही इधर उधर की बातें हैं, मतलब बैकग्राउंड बनाने का तरीका है। कुल मिलाकर ये कहा गया है ना इसमें मोटे तौर पे कि जीव विज्ञान ये शुरुआती विज्ञान है, मतलब भौतिक विज्ञान के बाद रसायनों का और रसायनों के बाद उनकी अभिक्रिया से जीवन का निर्माण हुआ। तो ये विज्ञान की 3 मुख्य ब्रांचेस को हम देख ही रहे थे। अब इसमें से जीव विज्ञान के अंतर्गत जो 2 घटक हम देखते हैं, सजीव और निर्जीव, तो अजैविक घटकों के बारे में भी हमारे जो प्राचीन पूर्वज थे उनको जानकारियाँ थीं और इन अजैविक घटकों का ये इस्तेमाल करना, अपने हित में इस्तेमाल करना जानते थे और उन्हें ये पता था कि किससे भागना है और किसके पास रहना है। और ये चीज़ उन्होंने अनुभवों से सीखी थी। पहली बार जब इन्होंने शेर को देखा होगा या किसी हिंसक पशु को देखा होगा तो इन्हें ये थोड़े मालूम रहा होगा कि ये मारकर खा जाएगा या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब वो एक आध को नुकसान पहुंचाया होगा तो समझ में आया होगा कि अच्छा नहीं, ये वाला खतरनाक है। तो मनुष्य जो है वो अनुभव से ही सीखता है। अब इसके बाद दूसरों के अनुभव से भी सीखता है, लेकिन जब अनुभव करने वाले आप पहले ही व्यक्ति हैं, मतलब आप ही ने शुरुआत की है, तो सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, सजीव जगत में विविधता। अब यहाँ से काम की बात शुरू होती है। तो प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव जो कुछ भी है आप देखते हैं वो किसी एक जाति के प्रतीक होते हैं, मतलब किसी एक स्पीशीज़ जो होती है उससे बिलोंग करते हैं। अब तक के ज्ञात जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। और मज़े की बात यह है कि जितनी बनी हुई स्पीशीज़ थी, मतलब जब पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ और उसके बाद से क्रमिक विकास के दौरान जितने भी बने बिगड़े और अंत में जो स्वरूप था उसका 90% हिस्सा खत्म हो चुका है, 90% से ज़्यादा। और जो बची हुई जैव विविधता है उसको हम देखते हैं तो वो वेराइटी 1.8 मिलियन, मतलब आप सोच लीजिए कि अगर वो पूरी रहती तो कितनी ज़्यादा रहती। और हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार के तौर पर देखते हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और यह नाम उसे विश्व में पहचान दिलाता है, मतलब पूरी दुनिया उसे उसी नाम से जानती है। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि नाम रखा जाता है इसको नॉमेनक्लेचर यानी नाम पद्धति कहा जाता है। और स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन ठीक ठाक दिखाई दे रहा, मतलब कौन सा नाम किस जीव का रखा गया है, तो जीवों को पहचानना भी इसके लिए आवश्यक है। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, एक तो वंश नाम तथा जाति संकेत पद, ये दोनों यहाँ पर हम देखते हैं। इस प्रणाली को जिसमें 2 नाम के घटक होते हैं उन्हें द्विनाम पद्धति कहा जाता है। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। ये जो नामकरण प्रणाली है इसको कैरोलस लीनियस के द्वारा सुझाया गया था। अब यहाँ पर सजीव जगत का जो वर्गीकरण है इसको देखिएगा। इसमें वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी को पहले देखेंगे। जीव विज्ञान की ये वो शाखा है जिसमें जीवधारियों की पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित जितने भी अध्ययन हैं उन्हें किया जाता है। वर्गीकी के जनक जो है वो कैरोलस लीनियस थे। बाइनोमियल जो पद्धति है उसको देख लीजिए, द्विनाम पद्धति। तो प्रत्येक जीवधारी, इसका वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है वो वंश और दूसरा शब्द जाति को व्यक्त करता है। और इसके पश्चात खोजकर्ता का नाम संक्षेप में लिखा जाता है। अब इसके विषय में और गहराई से बात करें तो ये पद्धति स्वीडन के जीव वैज्ञानिक लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में प्रतिपादित की थी। ये जो किताब है ना स्पीशीज प्लांटेरम, इसमें पहली बार इस पद्धति का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट, वर्गक जीवधारियों के समूहीकरण का एक स्तर होता है, उदाहरण के तौर पर स्तनधारी, सरीसृप इत्यादि। और जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, यह प्राकृतिक जनसंख्या होती है, जिसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद आप देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों का उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में विभाजन होता है, उसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहा जाता है। और इसमें बंटवारा होता कैसे है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जगत, मतलब ये वर्ग, गण, कुल, वंश, जगत, जाति, इस हिसाब से जो वर्गीकरण है उसे हम देखते हैं। तो वो चीज़ तो आगे देखेंगे ही, यहाँ संक्षेप में बताया गया है। अब यहाँ ये कहा गया कि हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु जैसे जो दार्शनिक कम चिकित्सक और वैज्ञानिक थे, इन्होंने जंतुओं को 4 मुख्य समूहों में बांटा था, जैसे कि कीट, पक्षी, मछली और वेल। अब इसमें आप देखिए कि कीट, पक्षी, वहाँ तक तो ठीक है, मछली और वेल को 2 अलग तौर पे देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। थियोफ्रेट्स ने पादपों को वृक्ष, शाक और झाड़ी में वर्गीकृत किया था। वर्ष 1969 में R.H. विटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की जो पद्धति है उसका प्रस्ताव दिया गया और इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों का नाम जो था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया था। ये क्या है? ये जगत है। अब पादप जगत यानी किंगडम जो प्लांट किंगडम है उसको देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक और स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? अब ये पर्यावरण वाला जो टॉपिक है वो यहाँ इंक्लूड हो गया है। तो ये स्वजीवी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, खा सकते हैं। इसके लिए ये मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये रासायनिक ऊर्जा के तौर पे
जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और बाकी जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसको ये अपने मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तरीके से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी पोषित करते हैं। जो इनके अंदर संचित ऊर्जा होती है वो इनको खाने वाले जो शाकभक्षी जीव होते हैं उनको प्राप्त हो जाती है। अब यही चीज़ है, अब यहाँ घटपर्णी या नेपेथिन्स नाम के जो पौधे होते हैं, मतलब जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है? क्या वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं? अगर प्रकाश संश्लेषण करते तो उन्हें कीड़े और इस तरह की जो मांस वाली चीज़ें हैं उन्हें खाने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जिस मिट्टी में ये उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों का भक्षण करते हैं। छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनको ये खा लेते हैं, उससे इनका नाइट्रोजन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी चीज़ों को ये सामान्य जो पौधे हैं उन्हीं की तरह से ग्रहण करते हैं, मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, उपभोक्ता को देख लीजिए। ये परोपजीवी होते हैं, मतलब उपभोक्ता अर्थात भोग करने वाले, यानी जो उत्पादक हैं उनसे ये लेते हैं। अब इसमें कई वेराइटी, एक तो तृणभक्षी या शाकाहारी होते हैं जिन्हें कि हर्बीवोरस कहा जाता है। उसके बाद इसमें जंतुओं को देखा जाए तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे आते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता जो कि भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने के लिए माफ कीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जो जीव हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, यानी गौण उपभोक्ता कहा जाता है। इसके बाद जो विबंधक हैं, ये अति शुद्ध हिंदी है, इन्हें अब घटक या डिकम्पोजर्स के नाम पे हम लोग जानते हैं। तो ये मृतोपजीवी होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं या सड़ा गला अवशेष होता है उस पर ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं और जो मृत जीव है उसी से इन्हें भोजन प्राप्त होता है। उस पर ये अपने बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं वही प्राय इस तरह का काम करते हैं डिकम्पोजिंग का। तो वो इन सड़े गले पदार्थों के ऊपर एंजाइमों का स्राव करते हैं और एंजाइमों का जब वहाँ पे उत्सर्जन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो जटिल कार्बनिक अणु हैं वो सरल अणुओं में टूटने लगते हैं और इस प्रकार से ये अपने पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं और बाकी वायुमंडल और धरती को प्राप्त हो जाता है। ऐसे होता है। इसके बाद मरुस्थलीय और मरुद्भिद पौधों का नंबर आता है। तो इसके अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घीकर मतलब एलो, इस तरह के पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधों की जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, जबकि तने जो हैं वो छोटे होते हैं, रूपांतरित होते हैं और कभी कभी ज़मीन के अंदर ही होते हैं। बाहर अगर होते हैं तो मोटे मांसल होते हैं और वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि पत्तियों का अभाव होता है। मरुस्थल में अगर ज़्यादा पत्तियाँ और चौड़ी पत्तियाँ हुई तो वाष्पोत्सर्जन इतनी तेज गति से होगा कि पानी 2 मिनट में समाप्त और पौधा मर गया। तो पौधे को मरना नहीं है, उसे जिंदा रहना है, इसलिए वो सर्वाइव करने के लिए अपनी पत्तियों को या तो कांटे में कन्वर्ट कर देता है और नहीं तो बहुत छोटी रखता है और नहीं तो होती ही नहीं है, तना ही होता है, वो हृष्ट पुष्ट रहता है। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फियोफाइट्स के बारे में दिया हुआ है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल तक पहुँच जाती हैं। ये बड़ी बात। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे बहुत जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं जो कि वायु से भरे हुए होते हैं और इस वजह से ये पानी में तैरने में सहायक होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर पानी में तैर रही है बिना हाथ पैर चलाए, हाथ पैर चला रही है तब तो वहाँ आर्किमिडीज और प्लवन के नियम काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो हाथ पैर नहीं चला रही है, सिर्फ ऐसे ही बिना किसी प्रयास के तैर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एयर चैम्बर है, मतलब अंदर कहीं उसके हवा मौजूद है जो कि उसे ऊपर की ओर रख रही है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं इसमें अंतराकोश होते हैं, मतलब इसमें एयर चैम्बर्स होते हैं एक तरह से, और वही इनको पानी पर तैरने के लिए काबिल बनाते हैं या तैयार करते हैं। इसके बाद लवण मृदोद्भिद को देख लीजिए, यानी हेलोफाइट्स को। तो ये उच्च लवण युक्त जलों में पैदा होते हैं और एपीफाइट्स यानी अधिपादप जो हैं ये दूसरे जीवित पौधे या किसी भी इस तरह की वनस्पति के ऊपर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं। पोषण इन्हें नहीं चाहिए होता है, बस सहारा चाहिए होता है। तो इस तरह की जो एपीफाइट्स हैं ये लताएँ होती हैं प्रायः, इसमें आर्किड इत्यादि आ सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कवक यानी फंजाई जगत जो है। तो परपोषी जीवों में फंजाई जगत जो है ये जीव जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इनकी आकारिकी और वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। नम रोटी और सड़े हुए फलों में कवक को देखा जा सकता है, ये आपने देखा होगा, सामान्य उदाहरण है। आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो वैसे भी भोजन जल्दी खराब होता है। सामान्य छत्रक रोटी आप ऐसे मतलब जहाँ रखी है कैसरोल इत्यादि के अंदर, तो वहाँ से निकाल कर ऐसे खुले में रख दीजिए। 2 दिन बाद आप उसके ऊपर जाइए तो देखिए कि एकदम वेलवेट जैसी जो सफ़ेद परत है और कहीं कहीं काली चित्तियाँ वो जम जाती है और बड़ी अच्छी महक आती है। तो ये किस वजह से होता है? ये कवकों की वजह से होता है। या अचार में जरा पानी का हाथ लगा कर देखिए, पानी या गंदे हाथ से उसको छू लीजिए, मतलब थोड़ा सा बाहर की हवा उसको लगे और बरसात का मौसम रहे तो अचार के ऊपर पूरा जो सफ़ेद रंग का वेलवेट है वो जम जाता है। तो गांव में कहते हैं कि इसे दहिया लग गया है, तो वो दहिया नहीं लगता है, असल में वो दही की परत नहीं होती है बल्कि कवकों की परत होती है। इसके बाद देखिए सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे, ये परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे कि यीस्ट, ये रोटी तथा बियर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब इनका भी प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक इस्तेमाल किया जाता है। और फंजाई जो है वो सभी अच्छे ही नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं, वो रोग पकड़ाने का काम करते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होता है आप देखते हैं।
जैसे कि जानवरों के पेट पे चित्तियाँ बनने लगती हैं, तो पेट के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से होता है, फिर उन्हें जो एंटी फंगल ड्रग है वो देनी पड़ती है। इसी प्रकार से इंसानों में भी होता है, आँखों की जो बीमारी है और तमाम इस तरह की दिक्कतें, ब्लैक फंगस और येलो फंगस आपने सुना ही है। इसके बाद आगे चलते हैं, गेहूं में कीट रोग जो है ये पक्सीनिया की वजह से होता है, और कुछ फंगल जैसे कि पेनिसिलियम है ये एंटीबायोटिक बनाने में काम करते हैं। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अब यहाँ पे जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, वैसे इनकी भी जो प्रजाति है उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो अरज्जुकी और रज्जुकी जो है इनकी तुलना यहाँ पर की गई है। पृष्ठ रज्जु जिसमें पाया जाता है उन्हें रज्जुकी कहते हैं, यानी कशेरुकी कहते हैं, और अकशेरुकी जो है वो उनमें पृष्ठ रज्जु मतलब कशेरुका का अभाव होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय और खोखला तथा एकल होता है, ये आप रज्जुकी में देख रहे हैं। और अरज्जुकी में ये ठोस और दोहरा होता है, साथ में जो अधरतल अवस्थिति है वो पाई जाती है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और ग्रसनी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, ये दोनों का अंतर आप देख रहे हैं। हृदय अधर भाग में होता है, और इनका जो अरज्जुकी है इनका हृदय कहाँ पे होता है, पृष्ठ भाग में पाया जाता है, पीछे। और एक गुदा पश्चपुच्छ स्थित होता है, और जो अकशेरुकी है उसमें क्या होता है, तो गुदा पश्चपुच्छ जो है वो अनुपस्थित होता है। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर फैक्ट है जिन्हें कि देखने की आवश्यकता है। तो केसर एक मसाला है जिसे कि इरिडेसी कुल के क्रोकल सेटाइवल नाम के पौधे से मतलब पौधे के अंदर फूल लगता है, और फूल का जो वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है उससे प्राप्त किया जाता है। मतलब एक लंबे चौड़े खेत में आप केसर की खेती करिए और उससे सिर्फ एक छोटी सी टोकरी भर आपको केसर प्राप्त होगा, क्योंकि ये फूल के जो पराग मतलब फूल की जो वर्तिकाएं होती हैं उन्हीं से प्राप्त होता है, पूरा फूल और पूरा पौधा नहीं है। और इसका प्रयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने के लिए किया जाता है। केसर में सैफ्रनॉल और पिक्रोक्रोसिन नाम के जो रसायन हैं वो पाए जाते हैं। भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम एबेलल मोस्कस है। पूरा नाम इसका अगर देखा जाए तो एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस के तौर पे इसे जाना जाता है, और इसका फल कैप्सूल जैसा होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। काशी लालिमा ये दोनों जो है ये भिंडी की मुख्य प्रजातियां हैं। हल्दी के पौधे की अगर बात करें तो इसका जो खाने योग्य भाग है वो इसका राइजोम होता है, मतलब प्रकंद होता है, जो कि भूमिगत रूपांतरित तना ही होता है, मतलब जमीन के अंदर वो रूपांतरित हो चुका होता है। और वानस्पतिक नाम इसका कुरकुमा लौंगा है। जिंजीबरेसी कुल का ये सदस्य है। जिंजीबरेसी जो कुल है उसमें ये पाया जाता है, और इसका उपयोग औषधि, मसाले या फिर रंजक के तौर पे यानी रंग देने वाले पदार्थ के तौर पे किया जाता है। पहले के समय में जो महिलाएं धोती पहनती थी, आपने सुना होगा कि गांव में साड़ी को धोती, जो पुराने समय के लोग हैं वो बोलते हैं। तो धोती बोलने के पीछे रीज़न होता था, जो पुरुषों द्वारा धारण की जाने वाली धोती होती थी वैसे ही महिलाओं की भी आती थी, एकदम सफ़ेद। उन पूरे कपड़ों को धोती ही बोलते थे। और महिलाएं जब पहनती थी तो उसमें जो विधवा थी वो तो सफ़ेद पहन लेती थी, लेकिन जो सुहागिन स्त्रियां या लड़कियां होती थी तो उनको रंग कर पहनाया जाता था। रंगने के लिए वो हल्दी का इस्तेमाल करती थी। सफ़ेद धोती आती थी जो कि कती हुई होती थी सूती कात से, और उसके बाद हल्दी थोड़ा सा घोल के उसी में रंग देते थे, तो पीले रंग की वो पियरी हो जाती थी। और इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए अदरक के बारे में कहा गया है। और जीवन की दृष्टि के या जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो पौधे का होता है वो उसका फूल होता है, और यही वो हिस्सा है जो कि पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। फूल लगेगा तभी तो फल लगेंगे, परागण की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे अदरक जो है वो प्रकंद का एग्जाम्पल है, आलू जो है वो स्तंभ कंद का एग्जाम्पल है, लहसुन को शल्क कंद में रखा जाता है, प्याज को भी, और सूरन जो है वो जिमीकंद, सूरन को ही जिमीकंद बोलते हैं असल में, तो ये घनकंद का एग्जाम्पल है। दिवाली के दिन सूरन अनिवार्य रूप से खाया जाता है। इसके बाद आप देखिए आगे, तो शकरकंद जो है ये कालनबोलेसी कुल का पौधा है, और इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो असल में रूपांतरित जड़ होती है। ध्यान दीजिएगा, शकरकंद का जो हम लोग खाते हैं ना हिस्सा, व्रत में खाया जाता है अक्सर, इसको कंदा बोलते हैं। तो इसका जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो इसके रूपांतरित जड़ होती है। गन्ना, आलू और अदरक के तने के रूपांतरण हम देखते हैं, मतलब उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो तना है वो इनका संग्रह तंत्र होता है। और शलजम, गाजर और शकरकंद की जो जड़ें हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मांसल होती हैं, खाने योग्य होती हैं, और ज़्यादातर जो एडिबल पार्ट होता है ना प्लांट्स का, वो उनका स्टोरेज एरिया होता है, वहाँ पे अपना वो भोजन स्टोर करके रखते हैं और उसको हम इंसान खा लेते हैं। इसके बाद आप आगे देखें, मटर जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय पौधा है, और शाकीय तथा 1 वर्षीय पौधे के तौर पर इसको देखा जाता है। इसमें प्रतान पाए जाते हैं, सहारा ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए लौंग और मिर्टेसी। ये मिर्टेसी क्या चीज़ है, तो लौंग जो है ये मिर्टेसी कुल का जो शाइजीजियम एरोमेटिकम नाम का पौधा है, या इसी को कहते हैं यूजीनिया कैरोफाइलेटा। ये मध्यम कद वाला सदाबहार वृक्ष होता है, उसी से प्राप्त होता है। जो लौंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी के पौधे का नाम दिया है। और ये है क्या, तो ये अर्धविकसित कलिका होती है, कली होती है, जिसको कि पूरा खिलने नहीं दिया जाता है, अल्प विकसित अवस्था में ही सुखा लिया जाता है, और सुखा कर ऐसे मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों में, मसाले मतलब गरम मसाले में लौंग अनिवार्य रूप से होता है। इसके अलावा दंतशूल, माने दांत दर्द कर रहा है तो या तो लौंग का तेल मुंह में रखिए, और नहीं तो लौंग ही चबाइए तो दांत दर्द दूर हो जाएगा।
तो इसके तौर पे किया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन से लड़ने में और गला साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया है और इसका प्रयोग समस्त विश्व में होता है। इसके बाद शहतूत, अनानास और कटहल जो है ये सोरेसिस प्रकार के फल होते हैं। इसमें शहतूत, अनानास, कटहल तीनों में ही अंदर बीज होते हैं। जैसे कि कटहल को आप देखिए, सामान्य एग्जाम्पल, सब्जियों में आजकल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो जब तक कच्चा रहता है तब तक तो सब्जी बनती है, पक जाता है तो आप खोल कर देखिए उसमें कोए होते हैं, मतलब जो बीज है ना वो परिपक्व हो जाते हैं और उनके चारों ओर जो एरिया होता है वो मांसल गूदे में तब्दील हो जाता है, एकदम पका हुआ पीला। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे बीज अंदर पाए जाते हैं। और देखिए सेब, नाशपाती, ये जो इसका फल यानी पोम होता है उसको खाया जाता है। और खीरा, तरबूजा और लौकी जो है ये फल जो है ये पीपो कहलाते हैं। इसके अलावा लीची का जो मांसल एरिया होता है जिसे कि फ्लैशी एरियल कहा जाता है, बीज चोल, वो खाया जाता है। बीज चोल का मतलब क्या, जो बीज को चोल कर यानी चारों ओर से ढक कर रखे। जैसे आप चोली और लहंगा सुनते हैं ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे बीज चोल यानी वो बीज का झोला है असल में। इसके बाद आगे देखते हैं, सिंघाड़े का फल जो है वो नट कहलाता है। सिंघाड़े में ऊपर आप देखते हैं कि 2 सींग होता है और उसके बाद तिकोनी आकृति होती है। जब आप छीलते हैं तो अंदर से उसके निकलता है, जो गूदा है वो अंदर से निकलता है। जब सूखा सिंघाड़ा होता है तो वो कड़ा निकल आता है, तो वो हिस्सा जो है उसको नट कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखें, कुनैन तो मलेरिया के उपचार के लिए मुख्य औषधि है, जिसे कि सिनकोना नाम के आवृत बीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया के निदान के लिए आर्टीथर नाम की जो औषधि है उसे बीजीय पादप से तैयार किया जाता है। क्विनीन, एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि जो औषधियाँ हैं इनका प्रयोग मलेरिया के निदान में किया जाता है। सन, पटसन और जूट की बात करें तो पौधे के तनों की जो रेटिंग है, माफ कीजिएगा, पौधे के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है और उससे ये निकलते हैं, मतलब ये रेशे होते हैं असल में, ये कहने का तात्पर्य। और कपास जो है ये फल का जो अंदर का हिस्सा होता है, मतलब बीजावरण जिसको कहा जाता है। मतलब ये है कि कपास का जब पौधा लगता है ना तो उसमें फलियाँ लगती हैं, बड़े बड़े ऐसे कोपल जैसी बंद कोष्ठ होते हैं, वो फल होता है कपास का और उसके अंदर रुई भरी रहती है। तो वो रुई क्या करती है, बहुत सारे बीजों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। आप खोल कर देखेंगे ना तो उस बीज के साथ साथ बहुत सारी माफ कीजिएगा, रुई के साथ साथ बहुत सारे बीज होते हैं। और प्राकृतिक रूप से होता यह है कि जब कपास की फसल तैयार हो जाती है तो धूप लगने पर वो जो उसके ऐसे कोपलें होती हैं, कोयना उसको बोला जाता है, तो जब वो धूप लगती है तो फट जाता है। फटता है तो रुई चारों ओर बिखर जाती है और बीज जमीन पर छिड़ जाते हैं, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। वो बीज फिर जमेंगे, ऐसा होता है। और कपास ओटने का जो आपने कहावत सुनी होगी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो उसमें कपास ओटने का क्या मतलब है, उससे बीज को अलग करना। बीज जो होता है उसको बनकट्ठा कहते हैं, उसका तेल निकाल कर अलग इस्तेमाल होता है, उसको अलग कर देते हैं। और जो रुई है उसको अलग करके इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सूती वस्त्र बनाने में प्रयोग करते हैं। अब ये 2 तरह की होती है, बड़े रेशे वाली कपास होती है, लिंट रेशा इसको कहा जाता है, और छोटी फज रेशे वाली कपास होती है, मतलब लिंट फाइबर होती है और फज फाइबर होती है। अब इसमें से जो लिंट फाइबर होती है इसके रेशे बड़े होते हैं, तो इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी अच्छा खासा होता है, मतलब ये कीमती मानी जाती है। और सेलुलोज इसमें 91% होता है, बाकी पानी होता है 7.85, प्रोटोप्लाज्म 0.55, वसीय अम्ल भी होते हैं 0.40%, और खनिज लवण भी पाए जाते हैं लगभग 0.20% के हिसाब से। अफीम क्या है, तो अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम पेपाइवर सोमानिफेरम है, और सामान्य रूप से इसको ओपियम पॉपी कहा जाता है। नोस्कापिन, पैपवरीन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मार्फिन इत्यादि जो औषधियाँ हैं वो इससे प्राप्त की जाती हैं। मार्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। तो अफीम का जो स्रोत है वो क्या है, अफीम का जो पौधा है ना, उसकी जब फूल लगता है उसके बाद जब उसका फल लगता है तो उसको ढोंढी कहा जाता है, और वो जो ढोंढी है वो पूरी तरह से पकी हुई नहीं रहती है, तभी उसी अवस्था में उसका दूध, उसका जो कच्चा दूध होता है उससे इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद लहसुन को देखते हैं, तो लहसुन और प्याज दोनों में ही एक खास तरह की महक होती है, जिसे कि सामान्य तौर पे जो ज़्यादा कर्मकांड मानने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसमें राक्षसी तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा महकता है। असल में इसमें क्या होता है, सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, मतलब सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, और वही गंध इन्हें अपनी पहचान देती है। प्याज का छिलका अगर आप उतारेंगे तो उसमें से जो सल्फेनिक अम्ल है वो रिलीज होता है, तो इससे आंसू आने लगते हैं। इसके बाद आप देखें मिर्च, तो मिर्च का जो तीखापन है वो कैप्सेसिन नाम के पदार्थ की वजह से होता है, और इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे तत्व जो हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं प्रत्येक वनस्पति उत्पाद में और जीव उत्पाद में। इसके बाद देखिए कार्क जो है ना वो असल में ओक के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका कि वानस्पतिक नाम क्वेरकस सुबर है, और उसी के नाम के आधार पर इसे कार्क कहा जाता है। और ये पौधा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है, मतलब मेडिटेरियन रीजन, वहाँ पर पैदा होता है। सिल्वर फिश एक छोटा सा पंखहीन कीट होता है, ये मछली नहीं है। क्रेफिश जो है एक कड़े खोल वाला जानवर होता है। जेलीफिश जो है ये कशेरुकी जंतु नहीं है, बल्कि मछली की श्रेणी में भी इसको नहीं डाल सकते हैं।
और कैट फिश जो है ये वास्तविक मीन है। ऐसा प्रश्न यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है, मतलब अलग अलग एग्जाम्स में, कि कौन सी इसमें से वास्तविक मछली है। तो याद रखिएगा कि रजत मछली मतलब सिल्वर फिश, क्रे फिश और इसके अलावा जेली फिश, ये सब जो है ये मछलियाँ नहीं हैं। कैट फिश जो है ये वास्तव में मछली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ और भी चीज़ें जैसे कि पेपेवर सोमनीफेरम, ये पेपेरवेसी कुल का प्रमुख पौधा है और इसका फल अनेक बीज युक्त कैप्सूलों से युक्त होता है जो कि छिद्र अथवा कपाट के द्वारा स्फुटित होते हैं। कंगारू चूहा जो है वो पानी पिए बिना लंबे समय तक रह सकता है क्योंकि इसका जो यूरिन होता है वो बहुत ही सॉलिड स्टेट में बाहर आता है, मतलब लिक्विड ये रिलीज ही नहीं करता है, तो पानी को अपने अंदर बचा कर रखता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब इसकी किडनियाँ उसी हिसाब से बनी होती हैं। रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है और रेशम का कीट जो है वो शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख, कैरिया, लेक्का और लेसिफर लेक्का नाम के कीट के द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ जो है वो सामाजिक कीट है जो कि फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती हैं। मोती जो है वो मोलस्का संघ के जीव पिंक टेडा या पर्ल ओइस्टर से प्राप्त किया जाता है। यही सब है। और ये जितने भी जीव हमें कुछ न कुछ देते हैं इनके साथ हम बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जैसे कि रेशम का कीड़ा, उसका जब कोकून तैयार होता है तो रेशम का चारों तरफ से उसके कवर लिपटा हुआ होता है, उसके अंदर वो कीड़ा बड़ा हो रहा होता है और वो अभी बड़ा होकर बाहर आए इससे पहले ही उसके कोकून को उबाल दिया जाता है, क्योंकि कीड़ा अगर बड़ा हो गया तो उस कोकून को काट कर बाहर आ जाएगा तो रेशम के जो रेशे हैं वो खराब हो जाएंगे, तो औद्योगिक इस्तेमाल के लिए वो काम का नहीं रह जाएगा, इसलिए उसको जिंदा ही उबाल दिया जाता है। मतलब आप सोच कर देखिए, गांधी जी इसीलिए सिल्क नहीं पहनते थे। और इसी प्रकार से जैसे मोती प्राप्त करने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत सारी जो निरीह सीपें होती हैं उनको मार दिया जाता है सिर्फ मोती प्राप्त करने के लिए, और वो ऐसे मुंह नहीं खोलती हैं तो उनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। इंसान को अगर गर्म पानी में डाल दिया जाए तो सोचिए कैसा महसूस होगा, बिल्कुल वैसा ही अनुभव उन्हें भी होता है। इसके अलावा मधुमक्खियों के साथ भी हम कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते, एक तो जहाँ मिले वहीं मार देते हैं पहले देखते ही। दूसरी बात यह है कि जब शहद निकालने की बारी आती है तो उसमें न जाने कितनी मधुमक्खियों की जान जाती है। तो ये मनुष्य जो है ना ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कपास का रासायनिक संगठन क्या है, तो इसमें सेलुलोज सबसे ज़्यादा था हमने देखा। और इसके बाद पानी की उपस्थिति होती है 7.85, प्रोटोप्लाज्म जो है वो 0.55% होता है, वसीय तत्व जो होते हैं वो 0.40% होते हैं, खनिज लवण की मात्रा 0.20% होती है। लाइकेन्स को देख लेते हैं, तो लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के सहजीवी सहवास यानी पारस्परिक उपयोगी सहवास के तौर पर सामने आते हैं। शैवाल घटक जो कि शैवालांश और कवक के घटक जो कि माइकोवायलेंट कहलाते हैं, मतलब कवकांश कहलाते हैं, ये क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल को आश्रय देता है, मतलब सहजीवी संबंध होता है, और खनिज और लवण का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना ज़्यादा घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लिया जाए तो ये अंदाजा लगाना बहुत कठिन हो जाएगा कि ये दो अलग जीव हैं, एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं। और ये प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, मतलब जहाँ पे प्रदूषित क्षेत्र होता है वहाँ पर ये उगते ही नहीं, तो जहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाए तो आप समझ लीजिए कि वो एरिया जो है वो रहने लायक नहीं। और पूरी धरती पर अगर देखा जाए तो ऐसे ही ज़्यादातर एरिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोशिका और कोशिका विभाजन को देख लेते हैं। जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल होता है, वैसे ही किसी भी जीव के शरीर को बनाने के लिए कोशिकाएं होती हैं, वो ईंटों का काम करती हैं। और ये जो कोशिकाएं हम देखते हैं, मतलब जिनसे हम बने हुए हैं स्वयं, तो ये अकार्बनिक, माफ कीजिएगा, जो अजैविक घटक हैं उन्हीं से बनी हुई है। मतलब जितने भी अजैविक घटक हैं यानी निर्जीव तत्व हैं, उनका जब आपस में संयोजन होता है तो उससे बनता है एक जैविक पदार्थ। तो सभी जीवधारियों का शरीर एक जीवाणु या प्रोटोजोआ से लेकर जो बहुकोशिकीय पौधे, जंतु इत्यादि हैं, उन सब का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना है, इन्हीं को कोशिका कहा जाता है। और एकल कोशिकीय जो प्राणी होते हैं जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है, उसमें पाचन, श्वसन और जनन की प्रक्रियाएं एक कोशिका द्वारा ही संचालित होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार कार्क जो होता है उसके अंदर मृत कोशिकाओं को सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था और इसका नाम रखा सेल। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक को देखा जाए तो ल्यूएनहॉक के हिसाब से इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। साधारणतः सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आवर्धित बनता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी जो होता है उससे अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो सीधा, आभासी और आवर्धित बनता है। और यौगिक जो है, इसकी बात करें, माफ कीजिएगा, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे आभासी, उल्टा या आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो मृत कोशिकाएं थी, ल्यूएनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। और जेनेरा प्लांटेरम नाम की जो पुस्तक है ये लिनियस के द्वारा लिखी गई, वो तो हमने पीछे देखा ही था। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है, दूसरी यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो ऐसी पुरातन कोशिकाएं जिनमें कि वास्तविक केंद्रक और विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, अंतर प्रद्रवी जालिका, एग्जाम्पल के तौर पे जीवाणु कोशिका, माइक्रोप्लाज्म इत्यादि, ये प्रोकैरियोटिक में आती हैं। यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए
यहाँ आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो इसमें वो कोशिकाएं आती हैं जिनके केंद्र के साथ साथ विकसित कोशिकांग भी इसमें पाए जाते हैं। यहाँ आप दोनों के एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक है और दूसरा वाला यूकैरियोटिक। यहाँ आपने देखा। इसके बाद छोटा कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है, जो कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जीव द्रव्य को घेरने का काम करती है। रॉबर्टसन के द्वारा 1959 का जो टाइम था, उस समय कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है, ऐसा बताया गया था। और उन्होंने बताया था कि जो बाहरी और आंतरिक परत होती है उसमें प्रोटीन के द्वारा झिल्लियों का निर्माण या परतों का निर्माण होता है, और बीच का जो हिस्सा है वो लिपिड से बना हुआ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करने की जो विधि है उसमें अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम की प्रमुख भूमिका होती है। एक अंतर्द्रवी जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कोशिकाओं की रचना और उनके कार्य दिए हैं। तो एक तरफ राइबोसोम रचनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका कार्य है। तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल के तौर पे काम आता है। लाइसोसोम जो होता है ये आत्महत्या की थैली, मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार होता है। सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। हरित लवक जो है ये मंड संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय स्थान होता है, प्रकाश संश्लेषण में योगदान देता है। गुणसूत्र जो है वो जीनवाहक और कोशिकीय कार्यों के नियंत्रक होते हैं। कोशिका भित्ति ये कोशिकाओं को सुरक्षा देती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखती है, और अंतर्द्रवी जालिका ये कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करती है। अब यहाँ आप देखें कि अवर्णी लवक जो है ये खाद्य संग्रहण में सहायक होता है, जबकि वर्णी लवक जो है ये फूलों, फलों, बीजों इत्यादि को आकर्षक रंग देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल या ऊर्जा के भंडार के तौर पर देखा जाता है। केंद्र की बात करें तो कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण ये तथा कोशिका विभाजन में इसका सपोर्ट होता है। गाल्जी काय विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करता है, संचय करता है और कोशिका में उनके निष्कासन में सहायता करता है। तो यहाँ तक हमने इसे देखा है और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।